जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। जैसा कि आपको अवगत हैं कि हम लोगों ने इससे पहले स्टैटिक जीके के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आज हम उसी वे में जो स्टैटिक जीके का प्रथम जो चैप्टर है उसे लेकर के आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, वो रहेगा हमारा भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में चर्चा। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में जो भी चर्चा है आज हम उसको निपटाएंगे। उसके बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे इसके जो प्रश्न और आंसर होंगे उनके संबंध में। तो वो आपका दूसरा वीडियो रहेगा, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपको अपनी तैयारी परखने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा हम कैसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये सिलेबस आपको बता दिया था। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, ध्यान रखना है स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है। स्टैटिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है? स्थायी, यानी कि स्थायी मतलब इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम स्टैटिक बोलते हैं। और जीके मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो होता है उसके व्याप पर क्या होता है, ये स्टैटिक जीके बनता है। आजकल बहुत सारे पेपरों में स्टैटिक जीके से ही अधिकतर क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इसी लिए हमने क्या किया है, इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप देखिएगा इस श्रृंखला को। सबसे पहले हम ये श्रृंखला प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन टूट्स लेके आए हैं। पहले आप इसे पढ़िए, सुनिए और फिर आगे हम चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पढ़ाई के समय अपने लक्ष्य को याद रखें ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ सकें। मतलब आपको दिख रहा है कि यदि हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब निश्चिंत होकर के उसे कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर एक बार तुमने स्टार्ट कर दिया है, वापस लौटना भी तुम्हारे लिए मंजिल के लिए खतरा रहेगा। और इसमें अगर निरंतरता टूट जाएगी तब भी क्या खतरा रहेगा। इसलिए क्या है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना है और लगातार प्रयास करने से ही हमारी मंजिल हमें मिलने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों ये कोई मोटिवेशन कोर्स था, आगे से पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं, जो हम टॉपिक लेंगे हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो हमने पहले से कुछ चीज़ इसमें लिखी हुई है स्लाइड के रूप में, मतलब जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा अधिक है, बस मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको बस देखना है। हो सके तो आप नोट्स अपने बना लीजिएगा साथ ही साथ। और इसके क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवर्ट में कराएंगे, तो क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो पहले तो मैपिंग के अकॉर्डिंग देख लो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो हम उसके बाद समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में दोस्तों देखोगे तो कौन कौन से हैं, यानी श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका है। इधर अगर देखोगे तो ये क्या है, पाकिस्तान है। और इसके ऊपर क्या है, ये हो जाएगा अफगानिस्तान। यानी श्रीलंका है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इधर ऊपर देखेंगे हम इसके ऊपर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाइना। क्या हो जाएगा, चाइना। तो आप देखिएगा श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। और ये बगल में ये वाला जो देश है ये कौन सा है, नेपाल है। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, नेपाल हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर ये देश है एक, इस देश का नाम क्या है, भूटान है। क्या हो जाएगा, भूटान। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी देश एक ये भी है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार है। हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप कोड वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ये एक हमारा एक देश और है जो हमारा पड़ोसी है, और इस देश का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, ये बांग्लादेश है। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो ये हमारे 6 नंबर कर दे रहे हैं। ये साथ हमारा कोडिंग आप कर लीजिएगा तो क्रम से लगा दे रहे हैं। 1 नंबर पर श्रीलंका हो गया, 2 नंबर पर पाकिस्तान हो गया, 3 पर अफगानिस्तान है, 4 पर नेपाल है ना, और 3 2 बार कर दिया है। अच्छा, इसलिए कम लड़ रहा है। देखिएगा मैं दोबारा से नंबर कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना। उसके बाद हमने कौन सा लगाया इसमें, नेपाल। तो नेपाल 4 नंबर रखिएगा, नेपाल। 5 नंबर भूटान, 6 नंबर चाइना, 7 नंबर म्यांमार, और 8 नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं बांग्लादेश को। तो ये हमारे सामने 8 देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 8 देश हैं। तो इन 8 देशों के बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा इसको तो समझिएगा। एक और इसमें आपको प्रश्न मेंशन कर लेना, बाकी मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे भारत का सेकंड समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, सेकंड समुद्री पड़ोसी देश, तो आपको ध्यान रखना वो है इंडोनेशिया। कौन सा देश है दोस्तों, इंडोनेशिया है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। लेकिन समुद्री पड़ोसी देश सबसे प्रथम कौन सा है, तो वो श्रीलंका है। समुद्री पड़ोसी देश प्रथम कौन सा हो जाएगा हमारा, तो श्रीलंका हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना। अब साथ ही दोस्तों बात किया जाए
कि जो मालदीव है, मालदीव भारत का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन ये भी सेकंड समुद्री पड़ोसी देश माना जाता है। श्रीलंका के बाद में मालदीव भी पड़ जाता है, और श्रीलंका के साथ में देखा जाए तो इधर बगल में क्या है, इंडोनेशिया है। तो दोनों ही देश क्या है, हमारे समुद्री सेकंड पड़ोसी देश हैं। इनको भी ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद कर लेना है। मालदीव के बारे में कुछ हमने जानकारी लिया हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यानी कि यह समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है और ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव जो रहता है, मालदीव की राजधानी जो है माले है, और मालदीव का जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगा, तो मालदीव का मुद्रा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हो जाएगा रुपया। क्या हो जाएगा, रुपया। लेकिन रुपया कौन सा रुपया है, तो मालदीवी रुपया है। तो मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवी रुपया है। मालदीव की राजधानी माले है, और यदि बात किया जाए तो मालदीव की जो भाषा है वो क्या है, तो मालदीव की भाषा दिवेही है। क्या है, दिवेही। अब ये हाल ही में पेपर में ये पूछी गई है कि दिवेही किस देश की भाषा है, तो वो आपको ध्यान, मालदीव की भाषा है। और मालदीव का कितना मतलब ऊंचाई है, वो सारा चीज़ ध्यान रखना। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, उसके पर्यटन पर, है ना। जो भी टूरिस्ट संबंधी वहाँ पर क्या है, उन्होंने स्पॉट बना रखे हैं, उन्हीं पर क्या है, ये पूरी अर्थव्यवस्था इसकी डिपेंड करती है। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, जो कि इंडोनेशिया ही मुद्रा है, रुपया है वो, तो आपको ध्यान रखना है। तो इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम भी रुपया है, और इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है, ये भी कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेन बात करते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत के पड़ोसी देशों में यदि आप देखेंगे, तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों, तो टोटल देश 8 हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 8 देश हैं, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कितने, 8 हैं, ठीक है। तो 8 देशों के मैंने यहाँ पर नाम मेंशन किए हुए, कौन सा है, तो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है, ठीक है। और मैप में आप देख सकते हो, यानी श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है। आगे पीछे यहाँ कोडिंग हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन देशों के बारे में, क्योंकि तुम्हारे जो भी स्टैटिक होता है उसमें एक पोर्शन दिया गया होता है, देश उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा करवाता है वो। तो हम यहाँ क्या करते हैं, राजधानी और उनका जो मुद्रा है वो सारी चीज़ें खत्म करके आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसका डिटेल जो भी चीज़ें हैं वो सब आगे आपको स्लाइड में मिलेगा जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो समझते हैं सबसे पहले, तो श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी का नाम दोस्तों क्या है, तो आपको ध्यान रखना, श्री जयवर्धनेपुरम। क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम, वर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरम कह सकते हैं। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और इसकी मुद्रा का नाम भी क्या है, रुपया है, ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, काबुल है, काबुल। और इसकी मुद्रा का नाम भी क्या है, रुपया है। ये रुपया जो है ना, इन्हीं देशों के हिसाब से है, जैसे पाकिस्तानी रुपया, अफगानी रुपया, श्रीलंकाई रुपया, ऐसे हम बोल देंगे, ठीक है। बात करें नेपाल दोस्तों, तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। क्या हो जाएगी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, काठमांडू। अब काठमांडू, इनकी मुद्रा का नाम भी क्या हो जाएगा, रुपया ही हो जाएगा। करेंसी क्या है इनकी, रुपया है। बात किया जाए दोस्तों भूटान की, तो भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, थिम्पू। और इनकी मुद्रा का नाम क्या है, तो न्यूगुल्ट्रम है, न्यूगुल्ट्रम। इनकी मुद्रा थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, न्यूगुल्ट्रम। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। न्यूगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, भूटान की, न्यूगुल्ट्रम, न्यूगुल्ट्रम। ऐसे 3-4 बार रिपीट करिएगा, आराम से ये शब्द तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा और आराम से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू हो जाएगा, और मुद्रा का नाम न्यूगुल्ट्रम है। चाइना की बात की जाए तो चाइना की राजधानी बीजिंग है दोस्तों, बीजिंग, बीजिंग हो जाएगी। और बात किया जाए तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या, रेनमिनबी, क्या हो जाएगी, रेनमिनबी है। और रेनमिनबी कह दीजिए या युआन, युआन, ठीक है, ये दोनों शब्दावली हम प्रयोग कर सकते हैं। तो रेनमिनबी किस देश की मुद्रा है, तो वो चाइना की है। या युआन किसकी मुद्रा है, तो चाइना की है। बात किया जाए दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, नेपीदा है, नेपीदा। तो नेपीदा जो है किसकी राजधानी है, तो म्यांमार की है। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, क्यात है। मुद्रा का नाम क्या है, क्यात, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा, ऐसे हम कर लेंगे। बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका है, ढाका। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, टका है। मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 8 देश हैं। 8 देशों के नाम हम क्रमानुसार देखते हैं। तो नीचे क्या है, श्रीलंका है, ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद नेपाल, भूटान, चाइना,
म्यांमार, बांग्लादेश, 8 देश हैं, तो 8 देशों का वो ध्यान रखना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ पर मेंशन करके दे देता है वो कि ये 8 देश हमारे सामने हैं, भारत के सीमावर्ती देश कितने हैं? ये तो पड़ोसी देश हो गए, हमने हेडिंग क्या दिया है, पड़ोसी देश। लेकिन एक प्रश्न आपको दे देगा सीमावर्ती देश, तो सीमावर्ती देशों में दोस्तों अगर तुम देखोगे तो सीमावर्ती देश कौन कौन से वो आप समझिएगा। तो इसमें भारत के सीमावर्ती देश, सीमावर्ती, तो सीमावर्ती देश 7 हैं। कितने देश हैं? 7। तो एक इनमें से कोई एक देश है जो सीमावर्ती नहीं है, यानी कि जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, वो देश कौन सा है? तो वो देश देखो आप देख सकते हो श्रीलंका है। श्रीलंका स्थल से स्थल सीमा नहीं लगा रहा है, बाकी सभी देशों की सीमाएं स्थल से स्थल लग रही हैं, हम ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर, यानी कि श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि के द्वारा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत का सीमावर्ती देश कौन सा नहीं है, तो वो श्रीलंका नहीं है, ये आपको मेंशन नहीं कर लेना है। फिर ये किसके द्वारा मतलब जुड़ा हुआ है भारत से, तो पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीमावर्ती देश कौन सा नहीं, श्रीलंका नहीं है, बाकी सभी देश क्या हैं, भारत के सीमावर्ती देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो पाकिस्तान की सीमा भारत में लग रही है, अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है, नेपाल की सीमा भारत से लगती है, चाइना की सीमा भारत से लगती है, भूटान की सीमा भारत से लगती है, म्यांमार की सीमा भारत से लग रही है, और ये बांग्लादेश है, इसकी सीमा लग रही है। लेकिन जो श्रीलंका है उसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, क्योंकि ये जलीय सीमा लगाता है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो भारत से लगभग 31 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसलिए क्या है, इसकी सीमा नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना हम कर लेंगे इसके अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं, तो दोनों आपको शब्दावली क्लियर हो गई होगी कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 8 है, और भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जिसमें से श्रीलंका क्या है, इसमें शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम, समझते हैं। देखिएगा मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है। अब क्योंकि देखो मैंने ये स्लाइड बनाया हुआ है, क्रमानुसार ये देश दिए गए, तो इन देशों के बारे में जो डिटेल्ड चीज़ें होती हैं वो सब हम क्या करेंगे, बारी बारी से स्लाइड को चेंज करते हुए पढ़ते चले जाएंगे। तो श्रीलंका के संबंध में जो फैक्ट बन सकते हैं स्टैटिक के संबंध के हिसाब से, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको अध्ययन कर रहे हैं। तो समझिएगा दोस्तों, श्रीलंका के हिसाब से, तो देखो सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो देखो श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो अब समझिएगा, श्रीलंका में देखो सबसे पहले देखिएगा श्रीलंका, राइट। अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका में क्या विशेष है वो देखिएगा। श्रीलंका जो है इसकी राजधानी शुरुआत में क्या थी, तो कैडी थी। क्या थी, कैडी, यानी कि इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कैडी थी। श्रीलंका की उसके बाद में राजधानी क्या बनी, तो कोलंबो बनी, कोलंबो। लेकिन वर्तमान श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। क्या नाम है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मनी है, या स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है श्रीलंका, तो 4 फरवरी को मनाता है, यानी कि यह आज़ाद हुआ था कब, तो 4 फरवरी 1948 में। ठीक है, तो श्रीलंका आज़ाद कब हुआ है, 4 फरवरी 1948 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ये हो जाएगा। श्रीलंका की बात किया जाए तो इसकी संसद का नाम क्या है, श्रीलंका की संसद का नाम, तो श्रीलंका की संसद का नाम ध्यान रखना है आपको, पार्लियामेंट हुआ। पार्लियामेंट हुआ जो संसद है वो किस देश की संसद है, तो श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंट हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों आगे इसके राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, या नेशनल सिंबल्स जो भी हैं उनके संबंध में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो वही चीज़ हम समझते हैं। देखिएगा, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो इसका राष्ट्रीय खेल है, वो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है ना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। जबकि श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है, तो जैक फ्रूट है, यानी कटहल जो है उसका क्या है, राष्ट्रीय फल है ना। कटहल हमें सब्जी में देखने को मिलता है, लेकिन एक्चुअल में कटहल क्या है, फल है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है, तो कटहल है, जैसे हम क्या कहते हैं, जैक फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो सीलोन आयरनवुड है। क्या है, सीलोन आयरनवुड जो है वो श्रीलंका का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए दोस्तों प्रमुख नदियों के बारे में, तो श्रीलंका की जो प्रमुख नदियां हैं जिनमें से आपको एक नदी बस याद कर लेनी है, महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, हम ये कह सकते हैं, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है ना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, महावेली गंगा है। महावेली गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 335 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में और भी ये नदियां हैं, अब इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे कालू गंगा है, यान युवा है, जिन गंगा है, महायोया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो महावेली है, क्योंकि हमारे भारतीय पेपरों में ज़्यादातर जो प्रश्न आया हुआ है वो महावेली गंगा से आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों श्रीलंका की प्रमुख पर्वतों की, तो प्रमुख पर्वतों में देखेंगे तो एक पर्वत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पिदुरुत लकतला। पिदुरुत लकतला जो है
वो क्या है, श्रीलंका का सबसे ऊंचा शिखर है, हम ये कह सकते हैं ऊंचा पर्वत है, जो क्या हो जाएगा, वो श्रीलंका में स्थित है, हम ये मान लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए श्रीलंका के संबंध में और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, तो देखो श्रीलंका का जो आकार है, अगर तुम देखोगे श्रीलंका को अगर हम बना के देखें तो एक इस तरह से आकार बनता है इसका। ठीक है, इस तरह से आकार बना, तो आंसू की तरह आकार दिखता है। तो श्रीलंका का आकार कैसा है, आंसू के आकार का देश है। ये कैसा देश है, आंसू के आकार का देश है। और ये चाय निर्यातक देश है ना, चाय का जो है ना ये निर्यातक देश है, यानी दुनिया में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो वो श्रीलंका है। लेकिन ध्यान रखना है, दुनिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो भारत है। लेकिन क्योंकि भारत में लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उत्पादन जितना अधिक होता है उतना हम पी भी जाते हैं, यानी कंज्यूम भी कर जाते हैं, उपभोग भी कर जाते हैं, इसलिए भारत निर्यात नहीं कर पाता है। अब क्योंकि श्रीलंका के पास में चाय बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या है, श्रीलंका जो है चाय का निर्यातक देश माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और देखो श्रीलंका की अवस्थिति किस सागर में है, तो श्रीलंका की अवस्थिति हिंद महासागर में है। कहाँ पर है दोस्तों, हिंद महासागर में है। अगर आप देखोगे तो श्रीलंका की अवस्थिति कहाँ पर है, हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर में तो ये ऊपर से जब हम इसको देखते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो ये मोती की तरह दिखता है हमको। कैसा दिखता है, मोती की तरह दिखता है, इसलिए इसको श्रीलंका के संबंध में बोला जाता है कि बताइएगा हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं श्रीलंका को। किसे कहा जाता है, श्रीलंका को। तो ये भी आपको फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि हिंद महासागर का मोती किसे कहेंगे, तो श्रीलंका को कहेंगे, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये मेंशन भी है, लिखा भी है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी कि हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का जो उत्तरी जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे बोलते हैं जाफना द्वीप। क्या कहते हैं, जाफना द्वीप। यानी श्रीलंका का सबसे उत्तरवर्ती जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उसे क्या बोलेंगे, जाफना कहेंगे। तो जाफना जो है उसके ऊपर एक बिंदु है जो उसका श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है, जिसका नाम है पॉइंट पेट्रो। क्या नाम है, पॉइंट पेट्रो। तो पॉइंट पेट्रो क्या है, श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये जाफना द्वीप जो है वो भी क्या है, श्रीलंका का हिस्सा है। जाफना द्वीप में एक समस्या है जिसका नाम है तमिल समस्या। क्या समस्या है, तमिल समस्या है। ये इंदिरा गांधी के समय से ही समस्या चली आ रही है, तो ये तमिल समस्या है। तमिल समस्या मतलब क्या है, यह एक ग्रुप है यहाँ पर LTTE के नाम से, जो कि तमिल लोग जो है वहाँ जाकर बस गए हैं जाफना द्वीप में। और श्रीलंका में क्या है, अंदरूनी अराजकता होती रहती है। जिस प्रकार से इंडिया में माओवादी और नक्सलवादी हैं, उसी प्रकार से श्रीलंका में लिट्टे नामक एक संगठन है जो कि जाफना द्वीप में क्या करता रहता है, अशांति फैलाता रहता है। ये चीज़ हम बन जाती है, तो वही है। तो लिट्टे जो है, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, यानी लिट्टे की फुल फॉर्म हो जाएगी, ये हम देख लेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका के संबंध में यदि आप देखेंगे तो एक चीज़ और आप नोट कर लेना है, श्रीलंका में एक बंदरगाह एलिफेंटा बंदरगाह। तो एलिफेंटा बंदरगाह किस देश का बंदरगाह है, तो श्रीलंका का बंदरगाह है। और हम्बनटोट एलिफेंटा दर्रा है, सॉरी क्या है, एलिफेंटा दर्रा जो है वो कहाँ पर है, तो श्रीलंका में है। जबकि हम्बनटोटा बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है वो है श्रीलंका में। अब हम्बनटोटा बंदरगाह किसको दे दिया लीज पर, तो ये दे दिया किसको, चाइना को। तो चाइना ने क्या कर लिया है, इस बंदरगाह को ले लिया है, किससे, श्रीलंका से लीज पर, 99 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। और बात किया जाए जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो कहाँ पर है, तो वो श्रीलंका में है। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं, और श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, पॉइंट पेट्रो है। पॉइंट पेट्रो से भारत के मध्य में अगर हम देखें तो पाक जल संधि जो खींचा गया वहीं तक खींचा गया। श्रीलंका भारत का सीमावर्ती देश नहीं है, यानी कि ये पड़ोसी देश में गिना जाएगा, लेकिन सीमावर्ती देश नहीं माना जाएगा। मतलब स्थल से स्थल सीमा नहीं लगती श्रीलंका की, इसलिए श्रीलंका क्या है, भारत का जो है ना सीमावर्ती देश नहीं माना जाएगा। बाकी अन्य सभी देश क्या हैं, सीमावर्ती देशों के अंतर्गत आ जाते हैं। ये चीज़ इसमें रहेगी। ठीक है, तो हम ये लगा देंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, समझिएगा। मैंने ये तुम्हें बता ही दिया है कि भारत और श्रीलंका के मध्य में कितनी डिस्टेंस है, 31 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और भारत और श्रीलंका के मध्य में, भारत और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं किसके द्वारा, तो पाक जल संधि के द्वारा, या पाक जल संधि के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं श्रीलंका और भारत। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये भारत है तो भारत, ये वाला स्थिति भारत हो गई। ठीक है, तो अब श्रीलंका ये वाली स्थिति है। तो श्रीलंका भारत दोनों अलग होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो वो अलग होते हैं पाक जल संधि के द्वारा। यहाँ लिखा भी है, ये पाक स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। सर पाक के द्वारा इसे बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। ये हमारा रामेश्वरम है, ये यहाँ से ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से इन दोनों के मध्य में यहाँ पर जो संधि है, इस संधि का नाम क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू। तो श्रीलंका के संबंध में जो जानकारी है दोस्तों वो इतनी है।
आई होप कि आपको ये लर्न हो गई होगी। कोशिश करना इसको 1-2 बार पॉज पर कर करके क्या करना है, रिपीट करके वीडियो को देखना, आपको लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके संबंध में क्वेश्चन भी तुरंत आपको करवाऊंगा सेकंड वीडियो में जो मिलेंगे आपको, तो धैर्यपूर्वक पहले से सुने, इसके नोट्स बनाएं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन जो है ना सेकंड वीडियो में करा करके फिर आपको नेक्स्ट जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट होगा उसे मैं प्रारंभ करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखिएगा, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। क्रम से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। पहले भारत का पड़ोसी देश कौन बताया, श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में जो डिटेल था वो बता दिया। अब दूसरा हमारे सामने जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के संबंध में जो भी डिटेल है अब उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पाकिस्तान के बारे में देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के संबंध में। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। जबकि तुमसे पूछे झीलों का देश कैसे कहते हैं, झीलों का देश, तो वो कहते हैं फिनलैंड को, है ना, कहीं पर नोट करके लेना ना, फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है यूरोप का देश है, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड तीनों देश एक साथ में ही है। तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, नहरों का देश कहते हैं पाकिस्तान को। तो पूछेगा पाकिस्तान को किसका देश कहा जाता है, नहरों का देश कहा जाता है, तो लगा देना है आपको। 1956 में पाकिस्तान ने अपने आप को क्या कर लिया है, इस्लामिक देश घोषित कर लिया है। ठीक है, यानी कि इस्लामिक देश घोषित हो गया है। यहाँ पर एक जगह है अबोटाबाद, क्या है, अबोटाबाद। अबोटाबाद जगह में क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो लादेन था वो मारा गया था, अमेरिका के द्वारा इसे मार दिया गया था। तो अबोटाबाद कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए तक्षशिला, तक्षशिला जो है वो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तक्षशिला है जिसमें क्या है, प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसे राजा दक्ष के द्वारा बनवाया गया था। तो तक्षशिला जो जगह है वो कहाँ है, पाकिस्तान में ही है, ये आपको ध्यान है। जिस प्रकार से नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित है, उसी प्रकार से तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये तक्षशिला मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पाकिस्तान के संबंध में जो भी इसकी राजधानी वगैरह मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ शुरुआत में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सीट में दिया गया है जो स्लाइड है उसमें, तो उसको भी हम रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा और करिएगा। तो राजधानी की बात किया जाए पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है ना। मुद्रा की बात किया जाए तो पाकिस्तानी रुपया है। इसको स्वतंत्रता कब मिली, 14 अगस्त को, है ना। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, यह आज़ाद हुआ था। ठीक है, यह एक नया देश बन करके आया था। आज़ाद तो हम लोग हुए थे, क्योंकि हम मतलब क्या थे, औपनिवेश थे ब्रिटेन के, और ये भी औपनिवेश था, क्योंकि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग किया था उसके बाद में क्या हुआ, इसे अलग एक देश बना दिया गया स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, 14 अगस्त को हुआ था, ध्यान रखना है। इसकी संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है कि नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, तो वो किसकी देश की संसद का नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मतलब पाकिस्तानी संसद का नाम, जिसे हम मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। मजलिस ए शूरा किसे कहते हैं, तो नेशनल असेंबली को ही मजलिस ए शूरा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संसदीय सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो 342 है। जिस प्रकार से भारत में संसदीय सीटों की संख्या लगभग 750 है, मतलब राज्यसभा की और लोकसभा की मिलकर के कितनी हो जाती है, 750 या समथिंग हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर टोटल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, तो वो 342 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, इसका राष्ट्रीय गान है कौमी तराना, है ना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, कौमी तराना है। और कौमी तराना जो है वो किसके द्वारा मतलब रचित है, तो ध्यान रखना है, हफीज के द्वारा। हफीज नामक एक व्यक्ति है, हफीज जालंधरी। तो हफीज जालंधरी ने क्या किया था, कौमी तराना जो कि इसका राष्ट्रीय गान है उसे लिखा था, ध्यान रखना है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वो कौमी तराना है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो उन महोदय का नाम क्या है, हफीज जालंधरी है। क्या नाम है, हफीज जालंधरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात किया जाए दोस्तों कि जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है जो कि भारत से लगती है, तो इसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ है ना, रेड क्लिफ। यानी रेड क्लिफ जो है वो क्या करती है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग करती है। ठीक है, रेड क्लिफ करती है भारत और पाकिस्तान। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो एरिया है, जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला जो एरिया है, तो ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है दोस्तों, रेड क्लिफ नाम है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान दोनों अलग होते हैं किस सीमा रेखा के द्वारा, तो रेड क्लिफ के द्वारा अलग होते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग होते हैं, क्योंकि उससे पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। तो उस समय ये आता था कि भारत और अफगानिस्तान दोनों अलग होते हैं, वो किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं, तो उस रेखा का नाम था डूरंड रेखा। क्या नाम था दोस्तों, डूरंड रेखा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ के द्वारा अलग होते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ के द्वारा। और डूरंड रेखा से कौन अलग होता है, तो वो होता है पाकिस्तान
अफगानिस्तान। हालांकि पहले पाकिस्तान नहीं था, तब भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा थी। डूरंड रेखा कब खींची गई है? तो 1896 में खींची गई थी। जबकि रेड क्लिफ कब खींची गई है? तो 1947 में खींची गई है, जब भारत पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो गया है, तब रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत ही। तो हम देखते हैं, चूंकि हम पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं तो इसमें और क्या विशेष रह गया है वो देखते हैं। देखिएगा, समझिएगा। तो रेड क्लिफ के बारे में समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात किया जाए दोस्तों, तो देखते हैं हम पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान की बात किया जाए। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली है पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चकोर है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? चकोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर है। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? मारखोर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों पाकिस्तान का? तो ये हो जाएगा, तो देवदार। क्या हो जाएगा? देवदार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो मैदानी हॉकी। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी, उसी प्रकार से क्या है पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी है। तो ये राष्ट्रीय के संबंध में कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, इन नृत्यों को भी आपको क्या कर लेना है? थोड़ा सा देख लेना है। तो देखिएगा, बाजरी पासुल, बजरी पासुल जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान का है। ढोल चाप किसका है? पाकिस्तान का ही है। और छौज किसका है? पाकिस्तान का है। और लेपा जो लोक नृत्य है वो किसका है? तो पाकिस्तान का ही है। तो पाकिस्तान में ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये चारों लोक नृत्यों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। बात किया जाए पाकिस्तान की नदियों के बारे में, तो पाकिस्तान की नदियों के बारे में यदि बात करें तो पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को बुलाया जाता है? सिंध नदी को बुलाया जाता है। सिंध नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हमने देखा था क्या? महाबली गंगा। उसी प्रकार से क्या है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या है? सिंधु नदी है। हालांकि पाकिस्तान में और भी नदियां बहती हैं, जिसमें चेनाब आ जाएगी, चेनाब है, झेलम है और रावी है। ये सभी नदियां क्या है? पाकिस्तान में आती है। क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पोर्शन में दिया जाता है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता में क्या मतलब क्या है? मतलब ये 5 नदियां हैं, उन 5 नदियों का जो पानी है वो 80% ऊपर की 3 नदियों का पानी क्या करता है? मतलब सिंधु, झेलम, चेनाब, इन उत्तरवर्ती ये 3 नदियां हैं, इनका 80% जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। 20% जल का प्रयोग भारत करता है। और दक्षिण की जो 3 नदियां हैं, जिसमें कौन कौन सी आ जाएगी? तो सिंधु, झेलम और चेनाब, उनको 3 होगी। उसके नीचे का देखेंगे रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज का जो जल का पानी है उसका 80% भारत प्रयोग करता है और 20% पाकिस्तान प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइडेशन में बांट लेते हैं, तो ये स्थिति बन जाती है। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा जो नदी है कौन सी? सिंधु नदी है, ठीक है। इसके अलावा चेनाब भी है, झेलम है, रावी भी है, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? जो तो चेनाब नदी है। क्या हो जाएगी? चेनाब हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के प्रमुख पर्वतों में अगर हम देखें तो हिंदू कुश पर्वत जो है पाकिस्तान का प्रमुख पर्वत है, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत क्या है? पाकिस्तान का प्रमुख पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ये कर लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में यहाँ पर एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। क्या पर्वत है? हिंदू कुश। तो पाकिस्तान का जो प्रमुख पर्वत है उसका नाम क्या? हिंदू कुश पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिंदू कुश पर्वत जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो क्या है? तिरचमीर है। क्या है दोस्तों? तिरचमीर। तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम तिरचमीर है। यह किस पर्वत पर पड़ती है? तो हिंदू कुश पर्वत पर पड़ती है। और हिंदू कुश पर्वत जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है, ध्यान रखना है। यानी कि हिंदू कुश पर्वत एक्चुअल में देखा जाए तो हम यहाँ पर इसे ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर है, ये स्थिति बन जाएगी हिंदू कुश पर्वत की। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो लगभग हिंदू कुश पर्वत आ जाता है। हालांकि हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में ज़्यादा अवस्थित है और अफगानिस्तान में कम पड़ जाता है। इसे व्याप पर क्या है, हम इसे देख लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, मतलब इसी पर्वत श्रृंखला में क्या है? 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमने ये पर्वत श्रृंखला बना दी ये वाली। अब इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उन तीनों को हम समझते हैं। तो देखो, एक तो खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा। एक गोमल दर्रा है। क्या दर्रा है? गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये 2 दर्रे क्या है? इसी हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत है। इसके अलावा ये हम बात करें तो इसमें एक दर्रा और हम देख ले रहे हैं, बोलन दर्रा। क्या दर्रा है दोस्तों? बोलन दर्रा है, ठीक है। तो खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा, ठीक है। ये 3 दर्रे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी तुर्क आक्रमणकारी थे और अरब आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत में प्रवेश जो किया था वो किन दर्रों के माध्यम से किया था? जिसमें जैसे मोहम्मद बिन कासिम रहा,
या महमूद नबी रहा या मोहम्मद गौरी रहा, ये इन सभी लोगों ने जो भारत में आक्रमण किए थे वो किन दर्रों से प्रवेश होकर किए थे, तो ध्यान रखना है। क्योंकि पहले पाकिस्तान भी इंडिया ही हुआ करता था, तो इन्हीं दर्रों से, खैबर दर्रे से, गोमल दर्रे से और इन्हीं दर्रों से क्या किया है, इन्होंने प्रवेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इतना सारा पर्वत के संबंध में हम पाकिस्तान के संबंध में देख ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं इसी में ही। तो ननकाना साहिब, ननकाना साहिब एक जगह है पाकिस्तान के तलपिंडी जगह, मतलब तलपिंडी एक जिला है वहाँ पर। तो ननकाना साहिब यानी गुरु नानक जो है उनका जन्म जो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को वो कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि सिख धर्म के संस्थापक ये हैं गुरु नानक, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ननकाना साहिब में। ननकाना साहिब कहाँ पर है, तो तलपिंडी में है। तो तलपिंडी जो जगह है वो कहाँ पड़ जाती है, पाकिस्तान में पड़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों जकुआबाद, तो जकुआबाद की यदि बात करें आप, तो जकुआबाद क्या है, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है ना, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन सा है, जकुआबाद है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। जकुआबाद कहाँ पड़ जाता है, पाकिस्तान में। अब प्रश्न यही है कि आपको बताना प्रथम दुनिया का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, जो प्रथम स्थान पर आता है, जिसमें सर्वाधिक टेम्परेचर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस माध्यम से आप जुड़ जाएंगे हमसे तो हमको अच्छा लगेगा कि आपने इसका आंसर दिया है। दुनिया का वह स्थल जो सर्वाधिक गर्म है वो कौन सा है, किस मतलब द्वीप में, महाद्वीप के अंतर्गत आता है और किस देश में आता है, ये सारा कमेंट आपको करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान में एक जगह है मुल्तान। पाकिस्तान में क्या एक जगह है मुल्तान। मुल्तान किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये दोस्तों, चीनी मिट्टी के लिए। तो मुल्तान कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है और ये विश्व प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चोलिस्तान। चोलिस्तान पाकिस्तान का एक मरुस्थल है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या है, मरुस्थल है चोलिस्तान। यानी कि देखो ये भारत में क्या थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में पड़ जाता है उसे बोलते हैं चोलिस्तान। यानी कि हमारे इंडिया में तो इसे थार कहते हैं, थार मरुस्थल, लेकिन इसी थोड़ा सा भाग ये कहाँ पड़ जाता है, पाकिस्तान में पड़ जाता है। तो पाकिस्तान वाले ने इसका नाम क्या रखा है, चोलिस्तान। तो पाकिस्तान के मरुस्थल का नाम क्या है, चोलिस्तान है। हालांकि ये थार का मरुस्थल ही है जो कि पाकिस्तान में भी अवस्थित है या विस्तृत है, उसके साथ हम देख लेंगे। इसके अलावा बात यह है दोस्तों, तो पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी जो प्रांत है वो बलूचिस्तान है। क्या है, बलूचिस्तान। यानी मैं आपसे बताऊं तो ये वाला जो एरिया है वो पूरा बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की राजधानी का नाम क्वेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा मतलब प्रांत है पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा विवादित है, यानी कि यहाँ पर आपसी में द्वेष भावना रहती है। यानी कि जो पाकिस्तान के मूल निवासी हैं वो इस बलूचिस्तान के निवासियों को अपने मतलब नागरिक मानता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आपसी तनाव बना रहता है। अब इसी बलूचिस्तान के नीचे दोस्तों एक बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान ने किसे दे दिया है, वो दे दिया है चाइना को। उस बंदरगाह का नाम क्या, ग्वादर बंदरगाह है। क्या नाम है, ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। किस मतलब प्रांत में है, तो वो प्रांत कौन सा हो जाएगा, तो बलूचिस्तान प्रांत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से प्रांत है ये बलूचिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला प्रांत कौन सा, सिंध प्रांत है, ये लाहौर प्रांत है, ठीक है। तो लाहौर और सिंध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लाहौर प्रांत की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, यानी पंजाब प्रांत है, सॉरी क्या है, पंजाब प्रांत है। और पंजाब की राजधानी का नाम क्या है, लाहौर है। और सिंध प्रांत की राजधानी का नाम कराची है। क्या है, कराची है। और जो बलूचिस्तान प्रांत है उसकी राजधानी का नाम क्वेटा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कर लेंगे। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और कराची बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है, कराची बंदरगाह। तो कराची बंदरगाह भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। कराची बंदरगाह कहाँ पड़ा है, पाकिस्तान में। तो कराची तो ये पाकिस्तान ही इसका प्रयोग करता है। हालांकि जो ग्वादर बंदरगाह है उसे इसने किसे दे दिया है, तो वो दे दिया है किसको, तो वो दे दिया चाइना को। और ग्वादर बंदरगाह यानी कि ग्वादर बंदरगाह से ही पीओके से रास्ते से एक सड़क बनाई गई है, सीपीईसी सड़क। क्या बनाई गई है, सीपीईसी। तो सीपीईसी सड़क जो है वो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान और चाइना के लिए रास्ता बना रही है सीपीईसी। क्या है, सीपीईसी सड़क जो है कहाँ पर पड़ती है, पाकिस्तान। तो ये इसी बंदरगाह तक ये लाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात किया जाए दोस्तों आगे और समझते हैं, तो बलूचिस्तान के बारे में हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेंशन भी ग्वादर बंदरगाह। तो ग्वादर बंदरगाह क्या है, जो चीन को दे दिया है पाकिस्तान ने, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में ही है। हालांकि पाकिस्तान का एक बंदरगाह जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान के पास में ही है, हम ये लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखिएगा पाकिस्तान की सीमा रेखा,
हमारे पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो भारत के कितने प्रांतों से लगती है, इसके संबंध में प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, भारत के कितने प्रांतों से लगती है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा देखा जाए तो देखो आप यहाँ देख लीजिएगा, ये पाकिस्तान है। तो 1 नंबर देखिए तो क्या है, गुजरात सीमा लगाता है पाकिस्तान से। और आपको दिख रहा है राजस्थान, तो राजस्थान सीमा लगाता है पाकिस्तान से। ठीक है, राजस्थान सीमा लगाता है। इधर पंजाब सीमा लगा रहा है, हरियाणा सीमा नहीं लगा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इधर जम्मू कश्मीर सीमा लगाता है और इधर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान से सीमा लगाने जो सीमा लगती है भारत के राज्यों की, तो कितने राज्य हैं, तो 4 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको देख लीजिए, नोट डाउन यहाँ पर पहले से है भी कौन सा है। तो सीमा लगाने वाले राज्य हम देख रहे हैं। तो देखो गुजरात 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर राजस्थान हो जाएगा, 3 नंबर पंजाब हो जाएगा, 4 नंबर जम्मू कश्मीर हो जाएगा और 5 नंबर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। यानी मैप के अकॉर्डिंग याद करिएगा, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख पड़ जाएगा। तो लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों ही है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं और 3 राज्य क्या करते हैं, इसके साथ सीमा लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात किया जाए कि पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, ये भी यहाँ पर मतलब मेंशन है, तो इसको भी कर देख लीजिएगा। पाकिस्तान की सीमा की बात की जाए, पाकिस्तान के ऊपर क्या है, अफगानिस्तान है और इस तरफ क्या है, ईरान है। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान की सीमा ईरान से और अफगानिस्तान से और भारत से, यानी कि पाकिस्तान की सीमा 3 देशों से लगती है। 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो तीनों देश आपको ध्यान रखना है। कौन से, यानी भारत है, ईरान है और अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान की सीमा 3 देशों से लगती है, ये भी आपको कर लेना है। अब दोस्तों इसके संबंध में, पाकिस्तान के संबंध में मतलब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान के मध्य में कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं। इस ट्रेन का क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट हुआ है, तो उसको भी हमने क्या किया है, यहाँ मेंशन कर लिया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। यानी कि भारत पाकिस्तान के मध्य में जो भी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में देखा जाए तो एक तो समझौता एक्सप्रेस है ना, समझौता एक्सप्रेस, और दूसरी जो है वो थार लिंक एक्सप्रेस है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में 2 ट्रेनें चलती हैं। दोनों ट्रेनों का आपको ध्यान रखना है। एक ट्रेन का नाम क्या है, समझौता एक्सप्रेस, और दूसरे का नाम है थार लिंक एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो अमृतसर से लाहौर तक। तो अमृतसर से लाहौर तक जो ट्रेन चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। जबकि थार लिंक एक्सप्रेस की बात किया जाए तो ये राजस्थान के जोधपुर से कराची तक चलता है ना। कराची किसकी राजधानी है, बताया था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी का नाम कराची है। तो और जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान से जोधपुर जो है वो कौन सी ट्रेन है, तो वो है कि थार लिंक एक्सप्रेस। थार लिंक एक्सप्रेस जो है वो कहाँ चलती है, ये चल जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान के संबंध में दोस्तों ये जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस जानकारी से लाभ होगा। ठीक है, इसके प्रश्न में वीडियो को अलग से सेपरेट करके दूंगा, तो सारे प्रश्न तो वहाँ मिलेंगे, आप करके देखिएगा। लेकिन पहले अपनी तैयारी बेहतर करिएगा। आपको एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ लर्निंग में होनी चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन लगाओ तो तुरंत आप टिक करते चले जाओ। ठीक है, ये स्थिति बन जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो भी देश है उसकी। तो इसके बाद में यानी कि हमने पहले श्रीलंका पढ़ लिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग नहीं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान के संबंध में जो भी स्टैटिक बन सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी क्या है, भारत का पड़ोसी देश है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको भी समझ लेते हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो समझिएगा, अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल है। क्या है, काबुल है, ये हम पहले ही बता दिए आपको। लेकिन अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी किसे कहते हैं, कंधार को कहते हैं। कैसे कहते हैं, कंधार। तो आपको ध्यान रखना, अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी किसे कहेंगे, कंधार को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम अफगानी रुपया है। यानी पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, अफगानी रुपया हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये मैं पहले ही बता दिया आपको। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। कब मनाते हैं इसको, 19 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो शूरा है। क्या है, शूरा। यानी कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शूरा है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसका निर्माण किसने करवाया है, भारत ने करवाया है। यानी अफगानिस्तान की जो संसद है किसने बनवाई है, भारत ने बनवाई है। अफगानिस्तान में एक और मेडिकल भी है जो भारत ने बनवाया है। उस मेडिकल का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ है ना। ये जो हॉस्पिटल है या जो मेडिकल सुविधा दी है वो इंडिया के द्वारा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी है, कुछ रोड भी बनवाए हैं इंडिया ने वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो इंडिया ने ही निर्माण करवाया सलमा मौद का। तो सलमा मौद जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया है, तो वो करवाया है किसने, तो आपको ध्यान रखना है, वो करवाया है किसने, भारत के द्वारा कराया गया। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ पे एक मेंशन कर लीजिए, तो पेपर में पूछा गया ये वाला, सीटेट में प्रश्न आ जाता है ये वाला। ये सलमा मौद किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर, किस नदी पर ये सलमा मौद बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो जाएगा, सलमा मौद जो है किस नदी पर है।
एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है, दुनिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, उसको कमेंट में करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया है कि सलमा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। भारत के द्वारा अफगानिस्तान की संसद का निर्माण, अफगानिस्तान में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का निर्माण, और साथ ही एक सलमा बांध का निर्माण, और इसके अलावा कई सारे रोड भी वहाँ पर क्या है भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या है भारत सरकार में करती रहती है, ये हो जाएगा। अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में किसका शासन है, तालिबान का शासन है। इससे पहले जो मतलब क्या था, यूएसए मतलब उस पर उसकी मिलिट्री कब्जा किए हुए थी, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रह रहा था जो भी था वो। इस उससे पहले क्या था, तो रूस उस पर कब्जा किए हुए था। अब वो सब दोनों देश छोड़कर चले गए हैं। तो अब क्या है, तालिबानी जो आतंकवादी ग्रुप है उन्होंने क्या कर रखा है, इस पर मतलब अपना शासन प्रारंभ कर दिया है। तो वो स्थिति समझ जाएगी। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में और क्या विशेष है, तो समझिएगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक में यदि आप देखोगे तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, भुजकासी है ना। भुजकासी क्या है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। इसका राष्ट्रीय फल क्या है, तो अनार है, क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय गान क्या है, तो अफगान क्या है, अफगान राष्ट्रगान है, ठीक है। यानी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, अफगान राष्ट्रगान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पेड़ की या राष्ट्रीय वृक्ष की, तो वो क्या है, पाइन है। अफगान पाइन जो है वो क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है या वृक्ष है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है वो दोस्तों क्या है, बर्फीला तेंदुआ है, क्या हो जाएगा, बर्फीला तेंदुआ जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है यहाँ पर, तो गरुड़ है। सुनहरा गरुड़ जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय मतलब पक्षी है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सुनहरा गरुड़, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों प्रमुख नृत्यों की, यहाँ पर जो मेन डांस है उनके बारे में बात करते हैं। तो डांस अगर देखेंगे तो क्या, अतान, अतान जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अतान जो नृत्य है, नाश्ता, नात्सा, नात्सा भी एक नृत्य है। और इसके अलावा खटक डांस, खटक डांस भी क्या है, तो ये भी क्या है, मतलब अफगानिस्तान का एक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि अतान जो है वो राष्ट्रीय नृत्य है। इसके अलावा नात्सा और खटक डांस ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये नदियों का टॉपिक है, तो नदियों वाला ये दो जगह स्लाइड लग गया है, तो इसको ऊपर से बता दे रहे हैं आपको, समझिएगा, देखो समझिए। प्रमुख नदियों की बात की जाए दोस्तों, तो प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी है, आमू दारिया। तो आमू दारिया जो नदी है वो क्या है, अफगानिस्तान की नदी है। हेलमंद नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और कासरुत नदी भी कहाँ पर है, अफगानिस्तान के अंतर्गत ही है। तो अफगानिस्तान में जो नदियां हैं वो आपको दिख रही होंगी। प्रमुख नदियों में देखा जाए तो हेलमंद नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जिस प्रकार से महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम सिंधु नदी है। उसी प्रकार से अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम हेलमंद नदी है और कासरुत नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों जहाँ के प्रमुख पर्वतों की, तो प्रमुख पर्वतों में देखा जाए, मैंने आपको दोनों ही तुलना किए थे। अभी जब पाकिस्तान पढ़ा रहे थे तो बताया था आपको कि हिंदुकुश पर्वत जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। तो हिंदुकुश पर्वत जो है ना, ये अफगानिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है, ये हम कर लेंगे। तो हिंदुकुश पर्वत हो जाएगा, बसरी घाट पर्वत भी हो जाएगा, और मीर समीर पर्वत है यहीं पर ही, सकरसार पर्वत भी कहाँ पर है, तो ये अफगानिस्तान के अंतर्गत है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो नौशाख, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। नौशाख अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नौशाख अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है किस पर्वत पर है, ये आपको बताना है, ठीक है, किस पर्वत पर है। यानी कि नौशाख अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है, तो इनमें से कोई पर्वत है, वो किस पर्वत पर स्थित है, ये आपको थोड़ा सा मेंशन करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए कमेंट बॉक्स के लिए, तो तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, ध्यानपूर्वक ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब बात किया जाए अफगानिस्तान की सीमा रेखा की, तो अफगानिस्तान की सीमा रेखा में देखोगे तो अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से लगती है पीयूके के माध्यम से, किसके द्वारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के द्वारा लगती है लद्दाख। अब लद्दाख में लग रही है, तो लद्दाख से कितना लगती है, 106 किलोमीटर। यानी भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है, तो वो लगती है अफगानिस्तान से। कैसे लगती है, अफगानिस्तान से। अब भारत पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है उसका नाम का डूरंड रेखा है। क्या है, डूरंड रेखा है। हालांकि डूरंड रेखा को मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि डूरंड रेखा पहले पाकिस्तान नहीं था, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो जाती थी। अभी हाल ही में पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है, तो अब ये डूरंड रेखा किसके मध्य में आ गई है, तो ये आ गई है पाकिस्तान
और अफगानिस्तान के मध्य में आ गई है। हालांकि अगर POK अगर हमें मिल जाता है तो हमारे साथ भी क्या डुरंड रेखा 106 किलोमीटर लग सकती है, हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध में ये हो जाएगा। डुरंड रेखा कब खींची गई है? तो 1896 में खींची गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1896 1896 के अंतर्गत क्या हुआ है, ये ड्रॉ की गई थी डुरंड रेखा, राइट, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अफगानिस्तान के संबंध में और क्या विशेष हो सकता है, तो समझिएगा। अफगानिस्तान में देखोगे तो आप गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश शामिल हैं, जो कि अफगानिस्तान से हम लिंक करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्यों प्रसिद्ध है? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अफीम उत्पादन के लिए। इसमें 3 देश शामिल हैं, वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है। ये गोल्डन ट्रायंगल है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। आपको देखो यहाँ मैप पे आप देख लीजिएगा, जैसे ये ईरान आ रहा है, ये अफगानिस्तान है और ये क्या पाकिस्तान है। अगर हम यहाँ पर बना के देखें, समझने की कोशिश करते हैं, देखो बनाइएगा। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, उसके साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो समझो, जैसे ये क्या है, ये तो पाकिस्तान है, इसके ऊपर क्या है, अफगानिस्तान है, और यहाँ बगल में क्या, ईरान है। अब गोल्डन ट्रायंगल का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ड्रॉ करके देखो आप, यानी कि अगर हम आपसे कहें कि जो अफीम है, अफीम का उत्पादन पाकिस्तान में भी होता है, अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में भी होता है, अफीम का उत्पादन ईरान में भी होता है, तो ये पॉइंट आउट कर देते हैं जगह। अब यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो है, इसी ट्रायंगल को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब गोल्डन शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? गोल्डन क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि जो अफीम होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे इस व्याप पर कि गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश शामिल है, तो 3 देश शामिल है। कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत शामिल नहीं है, ध्यान रखना। हमारा भारत क्या है, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये स्थिति बन के जाएगी अफगानिस्तान के संबंध में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो गजनी जगह है, गजनी कहाँ पड़ती है? तो अफगानिस्तान में पड़ती है। अब गजनी से कौन आया था? महमूद गजनवी आया था, आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनवी का जन्म कहाँ हुआ? गजनी में हुआ था। इसने क्या किया था? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके 16वां आक्रमण जो हुआ था वो 1025 ईस्वी में किया गया था, है ना। ये ध्यान रखना, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था इसने अपने 16वें आक्रमण के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है, इसे ये हो जाएगा। इसके अलावा बात की बामिया, बामिया जगह कहाँ पर है? तो बामिया जगह भी कहाँ? अफगानिस्तान के अंतर्गत है। बामिया में क्या हुआ है? तो बामिया में दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमा थी। इस बौद्ध प्रतिमा को क्या किया है? तालिबान आतंकवादियों ने क्या कर दिया? उड़ा दिया था बम से, इसलिए ये सुर्खियों में रहता है बामिया। तो बामिया जो है प्रांत है, वहां पर एक जगह है, तो प्रांत में ही क्या एक बौद्ध प्रतिमा थी दुनिया की सबसे ऊंची, जिसका अगर आप देखोगे तो इसका जैसे इन लोगों ने 2004 में से उड़ा दिया था, है ना, लगभग 2004 के अंतर्गत क्या किया था? बम से उड़ा दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ था कि जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान थे वो एक समस्या बन के हो गई थी, जो कि इंडिया में भी शरणार्थी बनने के रूप में आए थे। तो रोहिंग्या जो मुस्लिम थे वो समस्या इसी यहाँ से कनेक्ट होती है, सारी चीज़ें तो वो हो जाती है इसके अंतर्गत। बस अभी फिलहाल आप इतना करिएगा कि बामिया जगह कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में पड़ती है। गजनी कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में पड़ती है। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको दिखा दी गई है, ये सारी चीज़ आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये इतना हमारा जो रहा वो क्या रहा, अफगानिस्तान के संबंध में रहा हमारा। अब हम पढ़ते हैं एक मोटिवेशन क्यूट, ठीक है। तो मोटिवेशन क्यूट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जो है शुरुआत में भले ही हमें दर्द दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये दर्द जो है वो हमारे सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो निश्चिंत होकर के सभी विद्यार्थी पढ़ते रहिएगा, आपका ये दर्द किसी दिन बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। ये आपको भी पता है, ये दुनिया को भी पता है। दुनिया को दिखा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वापस नहीं लौटना है। अब कोटेशन को पढ़ते हैं, क्या है तो समझिएगा कोटेशन में। तो देखो, तेज चलने से कहीं बेहतर है, यानी तेज चलने से कहीं बेहतर है निरंतर कदम बढ़ाना, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखना, निरंतर कदम बढ़ाना। यही एक दिन आपकी, है ना, सफलता का कायम कर देगा। यानी अगर हम देखें कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, जैसे मान लो एक आपने आज पढ़ लिया और फिर उसके बाद मतलब आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अब 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पढ़ाई है वो आपके किसी काम की नहीं होने वाली है। भले ही आप पढ़ो तो निरंतरता के साथ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। यानी कि पढ़ना है अगर 1 घंटा तो रोज 1 घंटा पढ़ना है, अगर पढ़ना है 2 घंटा तो रोज 2 घंटे पढ़ना है, और एकदम नियंत्रित होकर के उसे पढ़ते चले जाना है विद डिसिप्लिन के साथ में। तो हमारी जो कामयाबी है वो जल्दी मिलने का चांस है। तो दोस्तों सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको रखिएगा, फॉलो करिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आगे इस वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा,
अब हमारे सामने जो नेक्स्ट देश है वो नेपाल है, तो हम किसको पढ़ेंगे? नेपाल को अध्ययन करने वाले हैं, राइट। तो नेपाल को समझिएगा। तो दोस्तों देखो, अब तक हमने कितने देशों को पढ़ लिया है? श्रीलंका को पढ़ा दिया आपको, पाकिस्तान को पढ़ा दिए हैं, अफगानिस्तान को भी पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम नेपाल को। ये भी क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। इसके संबंध में भी हम चर्चा करते हैं। तो समझिएगा अपन नेपाल के बारे में क्या विशेष है। तो देखो, नेपाल की बात किया है दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू है। आपको हमने उससे पहले ही बता दिए थे। नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेपाल का राष्ट्रीय गान क्या है? तो सयोथुंगा फुल्का है। क्या है? सयोथुंगा फुल्का। तो सयोथुंगा फुल्का जो है वो किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो वो नेपाल का राष्ट्रीय गान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है इसकी संसद का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 275 यहाँ पर संसदीय सीटों की संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और यहाँ प्रश्न हमने मेंशन किया हुआ है, नेपाल ब्रिटेन संधि जो हुई है ये कब हुई है? तो ये हुई है 21 दिसंबर 1923 को, ठीक है, ध्यान रखना। यानी 21 दिसंबर 1923 को क्या हुआ था? नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग से है और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीजीएल वगैरह में आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ मेंशन किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से समझिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे तो राष्ट्रीय फूल क्या है नेपाल का? तो वो बुरुंश है। क्या है? बुरुंश। बुरुंश क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो पीपल पाइन है। क्या है? पीपल पाइन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा, या वृक्ष हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है। क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा वेस्टर्न ट्रोगोपान। वेस्टर्न ट्रोगोपान जो है वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी है नेपाल का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात किया जाए राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल क्या? वॉलीबॉल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेपाल की सीमा के संबंध में। तो दोस्तों नेपाल की सीमा के संबंध में जो है ना वो राज्यों के हिसाब से पूछता है ना। यानी भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं? तो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। अब 5 राज्यों को नेपाल के मैप के अकॉर्डिंग देखिएगा, समझो। 5 राज्यों में देखो, उत्तराखंड सीमा लगा रहा है नेपाल से, उत्तर प्रदेश सीमा लगा रहा है नेपाल से, ठीक है, बिहार सीमा लगा रहा है नेपाल से, पश्चिम बंगाल सीमा लगा रहा है, पश्चिम बंगाल ग्रीन कलर का सीमा लगा रहा है नेपाल से, और सिक्किम भी क्या कर रहा है? सीमा लगा रहा है। और ये सीमा ये देखेंगे तो ये किसकी, ये कौन सा देश है? तो ये दोस्तों नेपाल देश है। कौन सा देश है? नेपाल। अब इस नेपाल से जो सीमा लगाने वाले जो देश है, राज्य है भारत के, वो कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्यों को क्रम से याद रखना है वो, ठीक है। वहाँ सीट में आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे नहीं, आपको जब भी नोट्स बना रहे हो अपना तो उसको उसी हिसाब से मेंशन करिएगा। तो पहले कौन सा? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर क्या? सिक्किम है। तो नेपाल से कितने राज्य भारत की सीमा लगाते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेपाल के संबंध में ही। तो देखो ये दिया भी है नेपाली सीमा, तो ये लिखा भी है, आपको दे देगा। नेपाल से हमारी कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर। कितनी सीमा लगाती है? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल से, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल के नृत्यों की बात की जाए दोस्तों, नृत्यों को हम देख ले रहे हैं। अगर नृत्यों में बात करेंगे, नृत्यों में कौन कौन सा है? तो देखो, खाटू नृत्य कहाँ का है? नेपाल का है। देवड़ा नाच कहाँ का है? नेपाल का है। धन नाच कहाँ का है? नेपाल का है। सोरथी नाच कहाँ का है? नेपाल का है। चंडी नाच कहाँ का है? नेपाल का है। मयूर नाच कहाँ का है? नेपाल का है। लखे नृत्य कहाँ का है? नेपाल का है। तो ये सभी जो प्रमुख नृत्य हैं वो सब कहाँ के हैं? तो नेपाल के हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ की नदियों की, तो नेपाल की प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो कोसी नदी नेपाल की प्रमुख नदी है, ये भारत में भी बहती है। गंडक नदी नेपाल की प्रमुख नदी है, ये भी भारत में बहती है। महाकाली नदी, ये भी नदी है। घाघरा, घाघरा भी क्या भारत में बहती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? घाघरा है। क्या हो जाएगी? घाघरा है। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम घाघरा है। अब यहाँ एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ मैं, आपको घाघरा की लंबाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। घाघरा की लंबाई है ना, नेपाल में घाघरा की लंबाई कितनी है ये बताना है आपको, एक कमेंट में बता देना। इसके अलावा कमला नदी, कमला नदी भी कहाँ पर बहती है? तो नेपाल में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल की प्रमुख नदियों में हम इतनी नदियों को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल में बहती है या कौन सी नदी नेपाल में नहीं बहती है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बन के आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख पर्वतों की। तो नेपाल में अगर पर्वतों की बात करेंगे तो एक मेन पर्वत आप देख लीजिएगा, कौन सा पर्वत होगा? हम सबको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है
हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो हिमालय पर्वत जो है वो क्या है? पूरा नेपाल जो है किससे भरा हुआ है? हिमालय पर्वत से भरा हुआ है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पता है ना आपको? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? 8850 मीटर है। कितनी है? 8850 मीटर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहा है, देखो समझिएगा। प्रमुख पर्वतों की बात किया जाए तो प्रमुख पर्वतों की चोटियां यहाँ पर दी गई हैं। पर्वत तो क्या हिमालय ही हो जाएगा प्रमुख, जिसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ डाटा लिखा हुआ 88, 48 और 50 मीटर भी कहीं जाता है। तो अब यहाँ पर देखो शुद्ध डाटा क्या है? वही वर्तमान जो डाटा है वो 88, 48 पॉइंट कुछ दिया गया है, 5 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो आपको कर लेना ये डाटा हो सकता है। अब 50 मीटर भी पहले था, लेकिन अभी वर्तमान कितना इसका हो रहा है डाटा? तो 88, 48 मीटर है। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कितना ऊंचाई पर स्थित है? 88, 48 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लोहत्सो भी क्या है? यहाँ की एक ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत और मतलब जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम, अब सिक्किम देखो आप यहाँ देख लीजिएगा, ये सिक्किम है। तो सिक्किम राज्य की सीमा पर, और खासकर सिक्किम में ज़्यादातर स्थित है, नेपाल की सीमा पर ये कंचनजंगा स्थित है। ये दुनिया की हिमालय पर से दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ध्यान में क्या कहना चाह रहा हूँ? हिमालय पर स्थित है ना, हिमालय पर स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो ऊंचाई कितना है? 85-86 मीटर है। कितना है? 85-86 मीटर हो जाएगी, ये ऊंची है। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? तो वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। और K2 की ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर है। कितनी हो जाएगी? 86-11 मीटर। तो 86-11 मीटर जो ऊंचाई है वो K2 की है। और K2 कहाँ पड़ती है? तो पड़ती है पीओके में। कहाँ पड़ जाती है? पीओके में। जो भारत का ही पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, वहाँ पड़ती है K2। ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? कि जो नेपाल है, तो नेपाल का जो प्रमुख पर्वत है वो कौन सा है? तो वो हिमालय है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हिमालय हो जाएगा। हिमालय का मतलब बृहद हिमालय है। कौन सा हो जाएगा? बृहद हिमालय हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला यही है, बृहद हिमालय। ठीक है, यही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा नेपाल के संबंध में और क्या विशेष है। तो देखिएगा, नेपाल जो है ना जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है और जल विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। जल विद्युत जो योजनाएं हैं उनके लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नेपाल के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है ना। नेपाल जो है ना बिजली उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। और टर्बाइन लगाने की सुविधा बहुत अच्छी है, यानी कि ऊपर से बांध बना दिया जाए, उसमें टर्बाइन लगा दिया जाए, ऐसी सुविधाएं में काफी अच्छी है। लेकिन क्यों पैसा इतना है नहीं, तो नेपाल जो है इतना कुछ खास कर नहीं पाता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जड़ी बूटियां पूरी दुनिया में किसकी प्रसिद्ध है? नेपाल की प्रसिद्ध है। और जल विद्युत के संबंध में भी क्या है? नेपाल प्रसिद्ध है। यहाँ पर 88% हिंदू रहते हैं दोस्तों। ये एक हिंदू राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र। तो 88% यहाँ हिंदू रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जगह है जनकपुर। क्या जगह? जनकपुर। तो जनकपुर से क्या है, भारत के लिए एक जयनगर के लिए ट्रेन आती है। जयनगर बिहार में एक जगह स्थित है। तो पूछेगा तुमसे, नेपाल और भारत के मध्य में एक ट्रेन चलती है, वो किन 2 स्थलों के मध्य चलती है? तो जनकपुर और जयनगर के मध्य में। तो जनकपुर कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और जयनगर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएंगी? नेपाल के संबंध में हो जाएंगी। तो आई होप नेपाल के संबंध में तुम्हें क्लियर हो पा रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेपाल का ये हमने मैप में आपको बता दिया सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जैसे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जो पड़ोसी के देश के संबंध में जो भी डाटा है वो एक ही वीडियो में तो प्रोवाइड करा सकूँ। इसलिए थोड़ा सा क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे रिविजन के क्लास के तौर पर आप देख लीजिएगा, इसको बस सुनते चले जाइएगा, हो सके तो नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में जो तुम्हें दे रहा हूँ उनके आंसर भी करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे अब हमारे सामने जो देश है वो है भूटान। कौन सा देश है दोस्तों? भूटान को पढ़ने वाले हैं। भूटान, चूँकि अभी तक क्या पढ़ लिया आपने? श्रीलंका पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, अफगानिस्तान पढ़ लिया, फिर नेपाल पढ़ लिया। अब कौन सा पढ़ने वाले हो? भूटान पढ़ने वाले। भूटान के संबंध में बात करते हैं। तो भूटान देखो सबसे प्रसिद्ध जो क्वेश्चन है भूटान का वो कौन सा है पूछेगा, निम्नलिखित में से किस देश को तड़ित झंझावात कहते हैं? झंझावात मतलब लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखना, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को कहा जाता है। यानी भूटान का एक निक नेम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना। यानी तड़ित झंझावात क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तड़ित झंझावात कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब राजधानी बता दिए पहले ही हमने आपको। राजधानी क्या है इसकी? थिम्पू राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम न्यूगुल ट्रम है। क्या नाम है? न्यूगुल ट्रम हो जाएगी। इसकी संसद का नाम क्या है? तत्सोंगुडू। क्या है? तत्सोंगुडू। क्या नाम है? तत्सोंगुडू। तत्सोंगुडू क्या हो जाएगी? तत्सोंगुडू जो है वो इस भूटान की क्या हो जाएगी? संसद का नाम है तत्सोंगुडू। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। इसकी आज़ादी दिवस कब मनता है? 17 दिसंबर को।
कब बनता है? 17 दिसंबर को, ठीक है। ये आज़ाद कब हुआ था? 1907 में हो गया था। तो आज़ादी दिवस कब बनता है इसका? 17 दिसंबर को बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में दोस्तों। तो राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से, उन्हें समझते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय प्रतीक में देखें तो राष्ट्रीय पशु क्या है इसका? तो ताकिन। ताकिन क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय फूल क्या है इसका? तो हिमालय ब्लू पॉपी। क्या है? हिमालयन ब्लू पॉपी जो है इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी इसका हो जाएगा रेवेन। रेवेन एक कौवा है, तो कौवा क्या है? यहाँ राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट है तीरंदाजी, कई बार हमारे पेपर में पूछा गया है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। क्या है दोस्तों? तीरंदाजी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात किया जाए इसके प्रमुख नृत्यों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख नृत्यों में आप देखो तो कौन से? मास्क खेल एक यहाँ का नृत्य है, पाचाम एक यहाँ का नृत्य है, चाम डांस एक यहाँ का नृत्य है, याक चाम एक यहाँ का नृत्य है, ठीक है। तो ये चीज किसमें आ जाएंगे? इसके अंदर बता जाएंगे, ठीक है। अब रिकॉल करो आप इसको, मैं पानी वाली पी ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। तो प्रमुख नृत्य कौन से हो गए? तो ये हो जाएंगे, आप इनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। प्रमुख पर्वतों की बात की जाए नेपाल में, यानी भूटान की प्रमुख पर्वतों में क्या है? तो देखो कुलाकांगरी। कुलाकांगरी किस देश का पर्वत है? तो वो भूटान का है। गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम किसका है? यही है। यानी सबसे ऊंचा पर्वत जो भूटान का वो कौन सा है? गंगखर पुनसुम जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का। ब्लैक माउंटेन कहाँ का है? तो भूटान का पर्वत है ब्लैक माउंटेन। जोमोलारी कहाँ का है? तो जोमोलारी भी भूटान का ही पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी क्लियर हो जाएगा पर्वतों के संबंध में भूटान के बारे में। सीमा रेखा की बात की जाए दोस्तों, तो सीमा रेखा में क्या है? मतलब सीमा रेखा मतलब यह है कि कितने राज्य भारत के भूटान से सीमा लगाते हैं। तो आप मैप पे काउंट कर लो, सबसे बेस्ट है। क्या कर लेंगे इसमें? तो आप देखिएगा मैप पे काउंट करके लगाओ, क्या हो जाएगा? सिक्किम 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर पश्चिम बंगाल है, 3 नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आपका हो जाएगा असम, और 4 नंबर क्या? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत के 4 राज्य जो हैं भूटान से सीमा लगाते हैं। भारत के 4 राज्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। 4 ही दिखा रहा है कि 4 दिखा रहा है? 4 ही दिखा रहा है। यानी सिक्किम लगाता है 1 नंबर, दूसरा पश्चिम बंगाल लगाता है, तीसरा असम लगाता है, और चौथा क्या रहता है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे मैं तुम्हें लर्न करा रहा हूँ उसको मैप के अकॉर्डिंग याद करना है आपको, ठीक है। जैसे क्रम ऐसे रखना है, ये आगे पीछे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आप अपना नोट्स बनाओ तो क्रम से ही आपको लर्न करना है, जिससे आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा, कोई कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। बात करते हैं भूटान से हमारी कितनी लंबा यानी सीमा लगती है, तो 699 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं भारत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बात की जाए भूटान की प्रमुख नदी के बारे में, तो भारत की भूटान की प्रमुख नदी जो है वो क्या? मानस नदी है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, भारत में आकर के असम में आकर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भूटान की सबसे लंबी या सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो कौन सी जाएगी? मानस नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मानस नदी। मानस नदी के क्षेत्र पर ही क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे हम राष्ट्रीय उद्यान का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, नदियों के बारे में भी पढ़ाएंगे, सारी चीज मिलेंगी आपको, तो सारी चीज मिल जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए भूटान के बारे में, तो जो पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और चीज है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, वो है परियोजना। भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर कुछ परियोजना चलाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं को आपको याद कर लेना है। जैसे ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाहू परियोजना या दोगाछू परियोजना, ये तीनों बिजली घर हैं। क्या है ये? तीनों बिजली घर हैं। ये भारत सरकार के सहयोग से भूटान में चलाई जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भूटान के ताला, देखो ताले के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलीगढ़। देखिए ताला परियोजना कहाँ चलती है? भूटान में। किसके सहयोग से चलती है? तो भारत सरकार के सहयोग से ये भूटान में चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भूटान के संबंध में हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी डाटा है वो क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है ना। भूटान के बारे में इतना आप डाटा याद कर लीजिएगा। तो इसमें स्टैटिक जीके में और क्या बना सकता है, ठीक है। ये देखो प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, देखो ये वाला पूछा ही गया प्रश्न है, और बाकी आपको रैंडमली थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे हमारे सामने नेक्स्ट देश है जो भारत का पड़ोसी देश है, इसका नाम है चाइना, ना चीन है। तो हम किसको पढ़ने वाले हैं? हम चाइना को पढ़ने वाले, तो चाइना को समझिएगा, ठीक है। तो चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना पता ही है, चाइना भारत के किस तरफ स्थित है? तो हम देख सकते हैं उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है ना। चाइना जो सीमावर्ती देश है उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है। अब इसको मैंने मैप पर भी यहाँ पर समझाया हुआ है, तो समझ लीजिएगा चाइना के बारे में। ये चाइना है। चाइना का सबसे पश्चिमी प्रांत जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो चाइना का सबसे पश्चिमी प्रांत कहलाता है सिंजियान प्रांत। क्या कहलाता है? सिंजियान प्रांत कहलाता है, ये आपको जानना। चाइना जो है उसने 1959
1959 में क्या किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत की राजधानी लहासा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तिब्बत क्या है, किसका अंग बन गया, चाइना का अंग बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और तिब्बत यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं जो सिक्किम है, हमारा जो प्रांत है सिक्किम, इस सिक्किम को भी ये दक्षिणी तिब्बत के नाम से जानता है। मतलब कहता है कि ये जो सिक्किम है ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि ये दक्षिणी मतलब क्या है, तिब्बत है। तो ऐसा विवाद भारत में अक्सर होता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चाहो तो एक चीज यहाँ पर नोट आप कर सकते हो कि जो मतलब सिक्किम है, मतलब ये क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना है, इनके मध्य में कौन सी सीमा रेखा लगती है, मैकमोहन। कौन सी लगती है, मैकमोहन। तो मैकमोहन सीमा रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और चाइना के मध्य में है। लेकिन भारत के किस राज्य के साथ लगती है, तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। चूंकि अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा विवादित है, चूंकि चाइना जो है वो ये कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, इसलिए वो कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। ऐसा अक्सर वो यहाँ पर अपने मतलब दावा करता है। तो यहाँ पर तनातनी रहती है, ठीक है, ये हो जाता है। तो तिब्बत जो है वो भारत के साथ में ही सीमा लगाता है, नेपाल के ऊपर, ठीक क्या है, तिब्बत हो जाएगा। तो तिब्बत के हिसाब से आप कर लेना है। अब आगे बात की जाए दोस्तों, तो आपने देखा गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो मंगोलिया में है ना। मंगोलिया और चाइना में कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया चाइना में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, मंगोलिया चाइना में। अब चाइना की दीवार जो है दोस्तों वो गोबी मरुस्थल के नीचे ही बनी हुई है। यहाँ पर ये क्या, चाइना की दीवार है, क्या है ये, चाइना की दीवार। चीन की दीवार दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार से भारत का ताजमहल या फ्रांस का एफिल टावर, उसी प्रकार से चीन की दीवार जो है वो क्या है, दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि अंतरिक्ष में जाने पर हमें मानव द्वारा निर्मित कोई वस्तु अगर दिखती है तो वो कौन सी दिखती है, चीन की दीवार दिखती है, बहुत लंबी है ये, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात की जाए दोस्तों, जो चाइना है, तो चाइना का सबसे उत्तरी पूर्वी प्रांत का नाम मंचूरिया है, क्या है, मंचूरिया। तो चाइना के सबसे उत्तरी पूर्वी प्रांत का नाम क्या, मंचूरिया हो जाएगा। तो इस मंचूरिया प्रांत में ही क्या, चाइना की राजधानी बीजिंग स्थित है। कौन सी स्थित है, बीजिंग। बीजिंग जो राजधानी है इसकी, वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है, किस नदी के तट पर। तो नदी का नाम है पीली नदी। तो पीली नदी घाटी में जो है यह वांगहो नदी, वांगहो नदी जो है इसके मतलब घाटी में इसकी जो राजधानी है बीजिंग वो स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए तो इसका सबसे पश्चिमी जो प्रांत है वो उसका नाम है, क्या नाम है, हान चाइना है। क्या नाम है, हान चाइना। हान चाइना जो है एक्चुअल में, चाइना जो है ना, चाइना के जो लोग हैं वो अपना मूल निवासी जो मानते हैं वो हान चाइना में रहने वाले लोग ही मानते हैं। हान चाइना क्या है, वास्तविक चाइना कहलाता है। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, मंडारिन भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडारिन। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी है वर्तमान में, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई, मंडारिन आ गई है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि प्रथम नंबर पहले कौन सी थी, मंडारिन थी, लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से मंडारिन जो है दूसरे नंबर पर आ गई है। तो मंडारिन बोलने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पर है, हान चाइना में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस हान चाइना में एक जगह है संघाई। संघाई जो है वो क्या है, चाइना का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा शहर है, ये आपको ध्यान रखना है, संघाई जो है, ठीक है, ये। और ये एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े बनाते हैं तो कपड़े के संबंध में जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एशिया का मैनचेस्टर भी कहलाता है। और संघाई में ही क्या है, एडीबी का हेडक्वार्टर है, एनडीबी का, सॉरी, किसका, एनडीबी का। एनडीबी का मतलब क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का पड़ता है, संघाई में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी जो भी इसके फैक्चुअल डाटा है वो हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कोई समझ में आ गया होगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाइना की संबंध में। तो चाइना को हम क्या कहते हैं, देखो, एशिया का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया का मरीज। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, चाइना को कहते हैं। चाइना दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। पहले ये प्रथम नंबर पर था, लेकिन इसमें भारत ने इसे पछाड़ दिया है, भारत प्रथम नंबर पर आ गया है, ये दूसरे पर पहुंच गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी भाषा मैंने अभी बताई है आपको, मंडारिन भाषा है इसकी। इसकी राजधानी की बात किया जाए चाइना की, तो बीजिंग इसकी राजधानी है। क्या हो जाएगी, बीजिंग। बीजिंग किस नदी के तट पर स्थित है, पीली नदी या वांगहो नदी के तट पर स्थित है, या घाटी में स्थित है, हम ऐसे लगा देंगे। चाइना की मुद्रा का नाम क्या, रेनमिनबी है या युआन है। क्या है, युआन है। ये दोनों शब्दावली प्रयोग की जाती है। रेनमिनबी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको रेनमिनबी के हिसाब से ज़्यादा ध्यान रखना है। रेनमिनबी और युआन में अंतर क्या है, तो जिस प्रकार से भारत में पैसा कहते थे और रुपया कहते थे, तो रुपया और पैसा जो दोनों मुद्राएं हमारी होती थी, अब तो पैसा हमारे यहाँ चलता ही नहीं है, रुपया ही चलता है। तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पर रेनमिनबी एज अ रुपया और युआन क्या है, एज अ पैसा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हम लगा सकते हैं इसको समझने के लिए। बात की जाए चाइना का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या होता है, चाइना का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यह धारणा है। इसकी संसद का नाम क्या है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। नेशनल
पीपुल्स कांग्रेस जो है वो किस देश की संसद का नाम है? तो चाइना की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की पर्वतों के बारे में। तो चाइना के पर्वतों में यदि आप देखेंगे तो क्या है? तो माउंट ताई जो है यहाँ का एक पर्वत है, येलो पर्वत एक यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पर्वत है, और लूसान पर्वत भी क्या है? यहाँ का एक प्रसिद्ध पर्वत है। ये आपको ध्यान रखना है। लूसान पर्वत, येलो पर्वत, ये सभी क्या है? चाइना में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने देखो अभी सीमा रेखा की बात किया था, तो सीमा रेखा की बात की थी हम लोग, ठीक है। चाइना जो है, चाइना और भारत के मध्य में जो सीमा रेखा है, खास करके अरुणाचल जो प्रदेश है हमारा राज्य, उसके मध्य में, तो वो मैकमोहन रेखा है, ध्यान रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो चाइना जो सीमा लगाता है वो कितने राज्यों से लगाता है भारत के, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कितने राज्यों से लगाता है। तो देखो समझिएगा, तो यहाँ पर समझ ले रहे हैं राज्यों के हिसाब से। मैं अलग एक मैप ले रहा हूँ, उसके हिसाब से समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो समझिए, इस मैप में आपको दिख जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, किस किस के साथ सीमा लगती है इसकी, ठीक है। ये हो जाएगा। तो देखो ये ऊपर चाइना है, आपको मैं बता दिया चाइना ये हो जाता है। तो आप देखेंगे तो किसके साथ लगती है? लद्दाख सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश सीमा लगाता है, उत्तराखंड सीमा लगाता है, सिक्किम सीमा लगाता है, और अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है। ये लगा देंगे तो कितने राज्य सीमा लगाते हैं इससे? 5 राज्य, 1 2 3 और 4 और 5, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, बाकी सभी राज्य हैं। तो 5 राज्य क्या करते हैं? चाइना से सीमा लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये हमारा ऊपर है, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्लियर ऊपर है, कहाँ चला गया ये? बस देखिएगा दोस्तों, ये फाइल मतलब करप्ट हो गई इसलिए उड़ गई वो भाई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से रीलोड किया हुआ है फाइल को। देखते हैं, लेकिन बहुत सारा डाटा डिलीट हो गया उसमें से, धीरे धीरे सीख जाएंगे। देखो समझिएगा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? तो मैंने आपको चाइना के संबंध में चर्चा कर रहे थे, सारा कुछ बता दिया आपको मैंने ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चाइना के, मैंने आपको सीमावर्ती ये सारी चीज़ बता दी। अब देखते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या क्या है, उनको समझते हैं, ठीक है। चीन के राष्ट्रीय प्रतीक इनको देख लेते हैं, देखिएगा। तो चीन के राष्ट्रीय प्रतीक में यदि आप देखोगे तो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो विशाल सांड है। यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक जो है क्या हो जाएगा? विशाल सांड। चाइना का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा दोस्तों? विशाल सांड हो जाएगा। और चीनी ड्रैगन यहाँ का क्या राष्ट्रीय प्रतीक है? मतलब पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल सांड, यानी पांडा, सॉरी पांडा है, क्या हो जाएगा? पांडा। और ड्रैगन क्या हो जाएगा? यहाँ का राष्ट्रीय पशु माना जाएगा। जबकि इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है जिनकांगो। क्या है? जिनकांगो जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की जाए राष्ट्रीय पक्षी की, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो लाल मुकुट सारस है ना। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? लाल मुकुट सारस, यानी रेड क्राउन क्रेन जो है वो चाइना का राष्ट्रीय है ना पक्षी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बात की जाए चाइना की जो मतलब जो भी मतलब नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चाइना की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांग नदी है। यांग टीसी कियांग बोलते हैं इसको। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांग टीसी कियांग, है ना, ये ध्यान रखना है। और चाइना में स्थित है, ये कर लेना है। येलो नदी जिसे वांगहो नदी कहते हैं, इसी येलो नदी या वांगहो नदी के उसमें क्या कहते हैं घाटी में कौन स्थित है? इसकी राजधानी जो बीजिंग है वो स्थित है। पर्ल नदी कहाँ बहती है? चाइना में बहती है। ग्राउंड कैनाल जो नदी है वो कहाँ बहती है? तो ये भी कहाँ है? चाइना में है। और ली नदी भी कहाँ? चाइना में है। ग्रांड कैनाल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कहाँ बहती है ये, यानी ग्रांड नहर नदी कहाँ बहती है? चाइना में ही है, ये कर लेना। अब बात करते हैं चाइना के जो पर्वत है उनके बारे में। तो चाइना के पर्वतों में यदि बात किया जाए तो माउंट ताई पर्वत जो है वो कहाँ पर है? चाइना में है। येलो पर्वत कहाँ पर है? चाइना में है। लूसान पर्वत कहाँ हो जाएगा? चाइना में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? चाइना में हो जाएगा, ये आप कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा। बाकी आपको तो ये रिपीट हो रहा है वही सीमा, तो वो रिपीट हो गया बार बार, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो वही सेम दे रहा है, तो कर लेना है। तो चाइना के बारे में दोस्तों जो जानकारी थी वो इतनी ही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी आप नोट कीजिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, है ना। ये हो जाता है। और कुछ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में छोड़िए, कुछ भी चीज़ तो आपको सारी चीज़ क्या बताई जाएगी वहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा देश है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। अब बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 से पहले ये क्या था? पूरी पाकिस्तान था, है ना, पूरी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान और देश ने मतलब पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता कब दी है? 1972 में दी है, जो कि आपस में यहाँ विवाद हो गया था, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं। ये आपके उदाहरण है, जिन्हें हम बंग बंधु के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश के जनक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान है, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री
बांग्लादेश की शेख हसीना है, उनके पिताजी थे, वही क्या है इसके संस्थापक माने जाते हैं, ध्यान रखना। बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि पदम डेल्टा पर स्थित है, ये ध्यान रखना। इसकी मुद्रा का नाम टका है, ठीक है। इसका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को ये है ना अलग देश बना था। संसद की बात किया जाए तो इसकी संसद का नाम जातीय संसद है, और संसदीय सीटों की बात किया जाए तो 350 संसदीय सीटें हैं यहाँ पर। इसका राष्ट्रीय गान तो क्या है, ओमार सोनार बांग्ला है। ओमार सोनार बांग्ला किन के द्वारा लिखित है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। ओनार सोनार बांग्ला, जिस प्रकार से भारत का जनगण मन जो है वो भी हमारा राष्ट्रीय गान है, तो ये किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी लिखा है। उस राष्ट्रीय गान का नाम क्या है, ओमार सोनार बांग्ला, ये हो जाएगा, ठीक है, निकल लेंगे। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनको समझते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में देखेंगे तो इसका राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या, कबड्डी है। इसका राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वाटर लिली है, क्या हो जाएगा, वाटर लिली। इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मैग्पी रोबिन डुएल, मैग्पी रोबिन डुएल जो है वो क्या है, इसका राष्ट्रीय पक्षी है। इसके राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो पशु क्या है, बंगाल टाइगर है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आम का पेड़ है। ये आम का पेड़ क्या है, इसका राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये बन जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए इसके नृत्यों की, तो यहाँ की जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो ढली नृत्य कहाँ का है, बांग्लादेश का है। डाक नृत्य कहाँ का है, बांग्लादेश का है। कठपुतली नृत्य कहाँ का है, बांग्लादेश का है। घाटू नृत्य कहाँ का है, बांग्लादेश का है। ये सभी नृत्य कहाँ के हैं, तो बांग्लादेश के हैं, ये भी आपको मेंशन कर लेना। साथ ही बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। तो नदियों में अगर आप देखो तो जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम जमुना है, तो यहाँ की प्रमुख नदी है। तीस्ता नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, जो कि जमुना में मिलती है, जमुना की सहायक है, ये ऊपर से सिक्किम की तरफ से आती है। पद्मा नदी, पद्मा नदी किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जो भागीरथी नदी है यानी गंगा नदी है उसे पद्मा कहते हैं। यहाँ पर दोनों मिल जाती है, जमुना और पद्मा, तो पद्मा ही कहलाती थी, तो ये हो जाएगा। और फैनी नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी है। बराक नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है। मेघना नदी भी क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी है। मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी का उद्गम जो है वो मणिपुर से हुआ है, तो मणिपुर से ये निकलती है, जिसे हम मणिपुर में से बराक नदी कहते हैं, है ना जी, बराक नदी आ रहा शब्द, तो इसका नाम बराक दिया जाता है वहीं के हिसाब से। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना नाम हो जाता है। क्या हो जाता है, मेघना। तो मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में और क्या विशेषता देखिएगा, देखो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक भारत से लगती है। इसकी सीमा जो लगती है कितनी लगती है, तो 40-96 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखना। यानी कि भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। कितनी सीमा लगाता है, तो 40-96 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये ध्यान रखना। विश्व में 50% जूट का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता था कौन, बांग्लादेश करता है। विभाजन के समय यानी कि जब विभाजन हुआ था उस समय सर्वाधिक कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था, तो जूट उद्योग प्रभावित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात किया जाए कि भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उस राज्य का नाम क्या, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ ये चीज, देखिएगा। तीन ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो समझो, तो आप देखो भारत का ऐसा राज्य, देखो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा देखो इस तरफ भी घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इस तरफ भी है, इस तरफ भी, 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो क्या है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। चटगांव बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह किस देश में है, तो चटगांव बंदरगाह जो है, चटगांव बंदरगाह वहीं पड़ जाता है, चटगांव बंदरगाह है। चटगांव बंदरगाह किस देश में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, आपका ध्यान रखना है, वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश में चटगांव। चटगांव में घटना हुई थी, ध्यान रखना है, चटगांव शस्त्रागार। तो चटगांव शस्त्रागार को लूटा था किसके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा लूटा गया था। ये हमारे एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने लूटा था चटगांव शस्त्रागार को, ठीक है, ध्यान रखना है। बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी, इनके साथ में जो भी साथी थे उन सभी को फांसी दे दी गई थी, ध्यान रखना है। कुछ भाग गए थे, कुछ बच गए थे, ठीक है। जो चटगांव बंदरगाह है, इस चटगांव बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है, तो चीन जो है वो इसके बांग्लादेश की बंदरगाह को विकसित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मतलब पूरा एरिया नहीं, कुछ जगह पर विकसित कर रहा है, ये दे दिया है उन्होंने, है ना, उसके लिए, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में और क्या है, तो देख लीजिएगा। बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत और चोटी की बात करते हैं, तो प्रमुख पर्वत में देखा जाए तो क्या है, तो बांग्लादेश का सबसे ऊंची चोटी वो क्या है, केकारा डोंग है। क्या है,
केकाराडोंग बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पड़ती है? सुंदरबन में पड़ जाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 986 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 986 मीटर है। बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो भारत में लगती है ना। और किसके साथ लगती है? तो देखो, बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत से लगती है और म्यांमार से लगती है, यानी 2 ही देशों से सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों से। ठीक है, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। 5 राज्य कौन कौन से, देखो काउंट करके देख लीजिए क्रमानुसार, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो 5 राज्यों के बारे में आप देख लीजिएगा। देखो, एक राज्य पश्चिम बंगाल है जो सीमा लगाता है इससे, पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है एक। 2 नंबर पर असम है, असम सीमा लगाता है। 3 नंबर पर मेघालय है। 4 नंबर पर त्रिपुरा है। 5 पर क्या? मिजोरम है। तो 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा लगाते हैं बांग्लादेश से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 राज्य क्या करते हैं? सीमा लगाते हैं। तो पूछ लेगा कौन सा सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, जैसे मणिपुर सीमा नहीं लगाता है, तो आप ध्यान रखना, मणिपुर नहीं लगाया, नागालैंड नहीं लगाया, ये चीज हो जाएगी। सीमा लगाने वाले राज्यों में तो ये दे दिया है। इसकी सीमा कितनी लंबाई है? तो 496.7 किलोमीटर एक्चुअल में दे दिया गया है। सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ पहले था जब ये बांग्लादेश से था वो, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? अभी इसका जो नाम है वो हम कह सकते हैं 0 डिग्री लाइन है। क्या नाम है? 0 डिग्री लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बांग्लादेश से सीमा जो भारत की लगती है वो 0 डिग्री लाइन के हिसाब से लगती है। 0 डिग्री लाइन ही उसका नाम है। 0 डिग्री लाइन जो भी अक्षांश है उसके हिसाब से क्या है? लगाई जाती है सीमा। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के संबंध में हो जाएगा, आपका रुचि रहेगी वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो वो है हमारे सामने म्यांमार। ये हमारा लास्ट आज का जो देश है वो है, इसे हमें पढ़ लेना इसके बारे में, जो भी चीज़ है उसके बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने 7 देशों को पढ़ लिया है। 7 देशों में कौन कौन से देश हो गए आपको दिख रहा होगा। एक तो हमने श्रीलंका पढ़ा दिया है, एक आपको अब पाकिस्तान पढ़ा दिया, अफगानिस्तान पढ़ा दिया, चाइना पढ़ा दिया, नेपाल पढ़ा दिया, भूटान पढ़ा दिया, बांग्लादेश पढ़ा दिया। अब हमारा जो लास्ट देश है वो कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं? म्यांमार को हम स्टडी करते हैं। समझिएगा म्यांमार के बारे में। म्यांमार को जो आज़ाद हुआ है, म्यांमार को कब हुआ है? 4 जनवरी 1948 को। तो अपना ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जनवरी को मनाता है, ध्यान रखना। म्यांमार में वर्तमान में सैनिक है ना शासन है। यहाँ पर आंग मान सान सू की जो थी, यहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको हटा करके सैनिक शासन अभी चल रहा है 2 साल से, ध्यान रखना। म्यांमार में 14 प्रांत हैं। ठीक है, प्रांत कितने? 14 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? इंडो चाइना टाइगर है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि म्यांमार का जो राष्ट्रीय पशु अब क्या हो जाएगा? इंडो चाइना टाइगर हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो बर्मी है। यानी कि म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? बर्मी हो जाएगी। इसका यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? चिनलोन है। क्या हो जाएगा? चिनलोन। यानी म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? चिनलोन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहेगा। म्यांमार की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो असेंबली ऑफ यूनियन है। यानी म्यांमार की संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीकाउल है ना, पीहट है। पीकाउल पीहट जो है वो क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार में क्या है? सान का पठार है। क्या है? सान का पठार कहाँ पर है? म्यांमार में है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबी नदी म्यांमार की कौन सी है? इरावती नदी है। इरावती नदी कहाँ पड़ती है? तो इरावती नदी जो है इसकी लंबाई जो कितनी है? 1270 किलोमीटर है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ये हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए म्यांमार की, तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो क्या? पेडॉक है ना। पेडॉक जो है वो क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए इसकी पर्वतीय चोटी की, तो क्या है? हकाका राजी। हकाका राजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। हकाका राजी क्या है? म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये हो जाएगा। इसके अलावा म्यांमार के बारे में और विशेष क्या है दोस्तों? ध्यान रखना है। यानी कि सोडियम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। सोडियम पैगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। उसी तरह से सोडियम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं म्यांमार को। बात की जाए म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था पहले, फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसे अलग कर दिया गया और इसका नाम वर्तमान में क्या? म्यांमार हो गया है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो शुरुआत में इसकी राजधानी मांडले थी। शुरुआत में क्या थी? मांडले। फिर उसके बाद में यंगून हो गई। यंगून मतलब रंगून हो गई है, रंगून हो गई थी। अब इसी रंगून में क्या था? भारत में जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, उसका जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो वो मकबरा कहाँ पड़ता है? रंगून में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रंगून में। चूंकि 1857 क्रांति में इस व्यक्ति ने भाग लिया था और उसके बाद में क्या कर दिया था? इस व्यक्ति को अंग्रेजों ने हटा दिया था और ये कहाँ भेज दिया था? रंगून में। और रंगून में ही इसकी मृत्यु हुई थी 1862 के अंतर्गत, और वहीं पर क्या इसका मकबरा है। ठीक है, हो जाएगा। बात की जाए म्यांमार की राजधानी की, नेपीता है। क्या हो जाएगी? नेपीता वर्तमान में इसकी राजधानी है। मुद्रा मैंने तो बताई दी थी, क्यात है। क्या है? क्यात है इसकी मुद्रा का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। यानी मुद्रा क्या है इसकी? क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या? क्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। भारत के 7
ये जो सीमा लगाता है वो कैसे लगाता है, धराना पटकोई जो भूम है, शरावती पहाड़ी है, अराकान योमा है, ये 3-4 पर्वत मालाएं हैं, उनके साथ में क्या करता है, सीमा लगाता है। हालांकि भारत और म्यांमार के साथ में सीमा रेखा का नाम क्या है, तो अराकान योमा ही है। भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा रेखा क्या हो जाती है, अराकान योमा ही रहती है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन किया है। अब जो भी इसके संबंध प्रश्न श्रृंखला होगी हम उसे लेकर के आएंगे, उन प्रश्नों को आप लगाइएगा। उसके बाद देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पा रही है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें प्रोत्साहन कर सकते हैं अपने कमेंटों के माध्यम से, ठीक है। इतना ही आपसे कहेंगे, बाकी आप जो भी है हमारी मेहनत, अगर हमारा एक भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा ले पाता है तो हमारी मेहनत जो है सार्थक हो सकती है। और इसी उम्मीद से हम क्या करते रह रहे हैं, अपने काम को निरंतर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।